दोस्तों दिल्ली का एक इलाका है सैनिक फार्म। नाम से ही जिस तरीके से हम देखते हैं, नाम ही है सैनिक। तो इस सैनिकों के एसोसिएशन के द्वारा स्थापित एक कॉलोनी थी जो सैनिकों के लिए बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस कॉलोनी पे धन्ना सेठों ने अपना कब्जा जमा लिया और जिस तरीके से 1950 के बाद से लगातार सिलसिला चलता रहा, लोग यहाँ पे बसते गए। बहुत बड़ा इलाका और आज के समय यहाँ 4000 मकान हैं। मकान नहीं हम कहेंगे, कोठियां हैं बड़े बड़े लोगों की। 12 तारीख की डेट लगी हुई है। तो सर जिस तरीके से डीडे कार्रवाई कर रहा है, डीडे तिरुपति वैली जो यहाँ का इलाका है, तिरुपति वैली उसको अपना इलाका मानता है और लगातार वहां पे जो जो मकान बनाए हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है आगे भी मकान तोड़े जाएंगे? अगर उन मकानों को तोड़ने से बचाया जाएगा तो उसके लिए क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हम एज अ एसोसिएशन हर रेजिडेंट के साथ, जो हमारे मेंबर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कल भी हम पूरा समय वहीं थे, कोर्ट्स में एमपी साहब से जहां जहां हम गुहार लगा सकते हैं हम लगा रहे हैं। जस्टिस ज्योति सिंह जी छुट्टी पे थी, तो अब आज और मंडे के बीच में जो भी हमें समय मिलेगा हम कोर्ट में दोबारा गुहार लगाएंगे कि ये नाजायज हो रहा है। जी सर, हमारी डीडे के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बोला है कि जो तिरुपति वैली का जो इलाका है, जो पार्क है, वो उनका अंदर है और वहां की जो वॉल तोड़कर लोगों ने घर बनाए हैं। नहीं, बिल्कुल नाजायज बात डीडीए बोल रही है। आप 300 ये आपको मकान मिलेंगे, मुझे तो यही नहीं समझ आता, ये परसेप्शन बन कैसे गई कि बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़ी कोठियां हैं। आप ये जिस दफ्तर में बैठे हैं 125 गज में जी, इसके साथ वाला घर 400 गज है, इसके सामने वाला घर 300 गज है। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी, जो आदमी टैक्स भर रहा है या जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जो अपने पैसे को कमा के अपना घर बना रहा है, तो उसमें गैर कानूनी क्या है? सपोर्ट करते हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम्स तो हम रोज सरकार के आगे ला रहे हैं और रख रहे हैं। और हमें इस बार थोड़ा सा विश्वास है कि पीएम साहब जो बहुत विजनरी हैं वो डेफिनेटली हमारी तरफ ध्यान देंगे और इन कॉलोनियों को भी पीएम उदय स्कीम पार्ट 2 करके क्लियर करेंगे। उसमें तो सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट चार्जेस आपने 1731 से लिए, अगर आपको लगता है हम ज्यादा समृद्ध हैं, हमसे थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, पर ये रोज रोज की तलवार तो खत्म करें, ये करप्शन तो खत्म करें। आप एक घर तोड़ते हैं, उसके बाद कोई दूसरा नया घर बनेगा, उसमें जो लोग पैसे मांगते हैं वो दोगुना हो जाते हैं। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। दोस्तों दिल्ली का एक इलाका है सैनिक फार्म। नाम से ही जिस तरीके से हम देखते हैं, नाम ही है सैनिक। तो इस सैनिकों के एसोसिएशन के द्वारा स्थापित एक कॉलोनी थी जो सैनिकों के लिए बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस कॉलोनी पे धन्ना सेठों ने अपना कब्जा जमा लिया और जिस तरीके से 1950 के बाद से लगातार सिलसिला चलता रहा, लोग यहाँ पे बसते गए। बहुत बड़ा इलाका और आज के समय यहाँ 4000 मकान हैं। मकान नहीं हम कहेंगे, कोठियां हैं बड़े बड़े लोगों की और समृद्ध लोगों का ये इलाका बन चुका है। दिल्ली के अगर समृद्ध और शक्तिशाली लोग जहाँ रहते हैं, तो हम लुटियंस जोन के अलावा बात करें तो ये भी एक प्रमुख इलाका है। तो अब इस कॉलोनी को सरकारें रेगुलराइजेशन के तहत नहीं मानती है और बोलती है कि यह अवैध है, इनको रेगुलराइजेशन का टैग नहीं दिया गया है। आप जब कॉलोनी रेगुलराइजेशन नहीं हुई तो बहुत सारी समस्या हुई। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी के लिए लंबे चक्कर कोटों के लगाने पड़े और वो सारी सुविधाएं जरूर मिली हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट किए जाने चाहिए क्षेत्र को लेकर, जैसे कि अच्छे रोड बनने चाहिए, स्ट्रीट लाइटों की सुविधा होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए, वो सब इस इलाके में नहीं है। लगभग 4000 लोग इस इलाके में रहते हैं। तो लंबा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, अगर इतने लंबे समय से लोग रह रहे हैं तो इस क्षेत्र को आप वैध क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? जब क्षेत्र वैध घोषित नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मकान बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर लोग मकान बनाते हैं तो उन्हें, जो यहाँ सरकारी लोग हैं, डीडीए के लोग हैं, एमसीडी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको घूस देनी पड़ती है। बिना पैसों के वो लोग मकान नहीं बनाते। तो इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए हरदीप सिंह भल्ला जी है, जो यहाँ की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, जिस तरीके से मकान टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं डीडीए की तरफ से, आप उसको कैसे देखते हैं? ये डीडीए के तरफ से जो मकान तोड़े जा रहे हैं बिल्कुल अवैध नहीं है। कारण उसका बहुत सिंपल है, ये सब जुडिस मैटर है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉलोनी और बाकी 69 कॉलोनी या 1800 कॉलोनियां जो पीएम उदय स्कीम में आती हैं, पीएम उदय स्कीम में 1800 कॉलोनियां हैं, जिसमें से 69 को अलग रखा गया, 1731 को पास किया गया। वो सब कॉलोनियां एसपीए के अंदर आती हैं, जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो पार्लियामेंट द्वारा 2014 में बनाया गया, जिसमें ये क्लियरली ये लिखा गया कि जो भी मकान 2014 से पहले बने हैं उनको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेगा। तो ये बहुत चिंतापूर्वक बात है कि कुछ समय पहले सीएम साहिबा यहाँ आई और एमपी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा हमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो मिलनी चाहिए और वो पूरी कोशिश करेंगे, हमें मिलेंगी। और एचएम साहब ने 2024 में बहुत क्लियरली देवली में जब जनसभा की, उसमें बोला कि जो कॉलोनियां रह गई हैं उनको हम 2026 तक क्लियर करेंगे। तो आज जो इतना हाई हेडेडनेस का एक्शन डीडीए ले रही है, उसका हमारे को बिल्कुल नाजायज लगता है। और कोर्ट में ये सारे मैटर सब जुडिस हैं। कोर्ट ने जो कल मकान तोड़ा भी गया, उसकी 18 तारीख की डेट लगाई हुई है, तो उसको तोड़ने का हमें क्यों इतनी जल्दी थी, क्या ये परेशानी थी जब 18 तारीख की डेट लगी हुई है? तो सर जिस तरीके से डीडीए कार्रवाई कर रहा है, डीडीए तिरुपति वैली जो यहाँ का इलाका है, तिरुपति वैली, उसको अपना इलाका मानता है और लगातार वहां पे जो जो मकान बनाए हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है आगे भी मकान तोड़े जाएंगे? अगर उन मकानों को तोड़ने से बचाया जाएगा तो उसके लिए क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हम एज अ एसोसिएशन हर रेजिडेंट के साथ, जो हमारे मेंबर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कल भी हम पूरा समय वहीं थे, कोर्ट्स में एमपी साहब से जहां जहां हम गुहार लगा सकते हैं हम लगा रहे हैं और हर जगह हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाकी 2 मकान वहां हैं, उन दोनों के पास फरवरी तक का स्टे है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट ये स्टे को एक्सटेंड करेगी और डीडीए को इस एक्शन से रोकेगी। और जो कल मकान टूटा, आपको सुन के अचरज होगा, मौखिक रूप से उस पे भी स्टे था। जहां कोर्टों में मौखिक रूप से भी जज बोल देते हैं कि आप ये एक्शन नहीं लेंगे, तो नॉर्मली वो एक्शन नहीं लिया जाता। और डीडीए ने जस्टिस ज्योति सिंह जी को कोर्ट के अंदर बोला था कि हम 18 तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन क्यों ये किया गया, हमारी समझ से परे है। तो आपको ये लगता है कि जो ये कार्रवाई हुई है, कोर्ट के मना करने के बावजूद भी हुई है, तो क्या आप दोबारा आप इसके लिए एक्शन लेंगे? आप फिर से कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। हम कल भी कोर्ट गए थे। कल अनफॉर्चुनेटली जस्टिस ज्योति सिंह जी छुट्टी पे थी, तो अब आज और मंडे के बीच में जो भी हमें समय मिलेगा, हम कोर्ट में दोबारा गुहार लगाएंगे कि ये नाजायज हो रहा है। जी सर, हमारी डीडीए के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बोला है कि जो तिरुपति वैली का जो इलाका है, जो पार्क है, वो उनका अंदर है और वहां की जो वॉल तोड़कर लोगों ने घर बनाए। नहीं, बिल्कुल नाजायज बात डीडीए बोल रही है। आपके पास गूगल की स्नैपशॉट्स हैं, नहीं तो हम दे देंगे। तिरुपति वैली का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को कभी भी किसी ने नहीं तोड़ा है। और मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वहां पे काफी झुग्गियां भी बनी हुई हैं, कच्चे मकान भी बने हुए हैं। तो खाली कोठियों को क्यों टारगेट किया जाता है? मतलब कि जो आदमी टैक्स भरेगा, जो आदमी सब चीजें करेगा, सरकार के साथ बिजली चोरी नहीं करेगा, हाउस टैक्स भरेगा, आईजीएल की गैस लाइन यूज करेगा, उसका तो आप मकान तोड़ देंगे। बाकी जितने लोग हैं वहां रह रहे हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? और दूसरी बात, डीडीए से ये पूछा जाना चाहिए कि जहां आप अक्वायर कर लेते हैं, तो वहां आप अपने गार्ड्स क्यों नहीं बैठाते? अगर उनको ये लगता है कि लोगों ने दीवार तोड़ के बनाई, जो बिल्कुल झूठ है, तो और उसको आप अपने गार्ड लगाइए, रोकिए उस जमीन को अधिग्रहण से। आप क्यों नहीं रोकते? आज आप इस मकान को तोड़ आए हैं, चलो ये कोर्ट क्या फैसला देगी मंडे को अलग बात है। थोड़े समय बाद वहां भी झुग्गियां बन जाएंगी, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। डीडीए को हम इतनी बार लिख के दे चुके हैं कि वहां बिजली चोरी होती है, वहां हर तरह का इश्यूज हैं, बट डीडीए कोई एक्शन लेती नहीं। तो ये बिल्कुल झूठ बात है कि कोई दीवार तोड़ी गई है। सर, आप 2016 से एसोसिएशन के, मतलब 2019 से आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब तक इतना समय हो गया आपको बीइंग अध्यक्ष, क्या क्या आपको चुनौतियां, छोटी मोटी बातों के लिए भी बड़ा संघर्ष सैनिक फार्म के लोगों को करना पड़ता है? आपको सबसे बड़ा संघर्ष हमारा मीडिया के साथ है। जैसे अभी आपने बोला कि धन्ना सेठों की कॉलोनी है, बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े हैं। पहले जो ये मीडिया ने एक परसेप्शन बना दिया सैनिक फार्म का, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सैनिक फार्म में कई गांव आते हैं, नेपसराय आता है, सैदलाजाब आता है, खिड़की आता है, देवली आता है, संगम विहार आता है, कई गांव आते हैं।
और यहाँ जमीन का भाव मुश्किल से 15,000 रुपए से लेके 30-35,000 रुपए गज का है। ये 1965 में ये कॉलोनी अपनी शेप में शुरू हुई थी, जहाँ फौजियों ने शुरू की थी, और डेफिनेटली लोगों ने आगे जमीन ली। ये दूसरी चीज जो क्लियर होनी चाहिए, ये कभी भी सरकारी जमीन नहीं थी, ये किसानों की जमीन थी, प्राइवेट लैंड थी, प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड थी। उसके ऊपर लोगों ने, किसानों ने जमीनें बेची और लोगों ने अपने घर बनाए। यहाँ पे घर 200 गज से लेके 1500 गज के मकान है, 200, 300, 400, 500, 350, ये आपको मकान मिलेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ आता ये परसेप्शन बन कैसे गई कि बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़ी कोठियां हैं। आप ये जिस दफ्तर में बैठे हैं 125 गज में जी, इसके साथ वाला घर 400 गज है, इसके सामने वाला घर 300 गज है। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी चीज मैं ये मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी, जो आदमी टैक्स भर रहा है या जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जो अपने पैसे को कमा के अपना घर बना रहा है, तो उसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें गैर कानूनी कौन सी चीज है? अगर सरकार को ये लगता है कि ये कॉलोनियां नहीं पनपनी चाहिए थी तो पहले दिन रोकते हैं। बंदी तो सरकार के सामने ही है जी। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि अंधेरे में हमने लोगों ने घर बना लिया। और जब उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी जो इतना आगे की सोच के चलते हैं, उन्होंने 2014 में एक पॉलिसी ला दी कि भाई ये जितने मकान 2014 से पहले बने हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे जी। तो आज क्यों तोड़े जा रहे हैं? उसके बाद पीएम उदय स्कीम आ गई, जिसमें 2019 में पीएम साहब ने कह दिया, एचएम साहब ने, पीएम साहब ने ये बोला कि 1800 में से 1731 हम कॉलोनियां पास कर लें। 69 कॉलोनियां जहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने गलती की कि हर कॉलोनी को उन्होंने एफुलेंट एक वर्ड डाल दिया, जो बिल्कुल गलत है। एफुलेंट किस लिए हो सकता है? मतलब आदमी एफुलेंट हो सकता है, कॉलोनी कैसे एफुलेंट हो सकती है? इस कॉलोनी में सब्जी की भी दुकान छोटी सी होगी, एक छोटा आदमी भी रहता है, गांव वाला भी रहता है, सब रहता है, तो कॉलोनी एफुलेंट कैसे? मतलब मेरे को तो समझ नहीं है कि लोग एफुलेंट हो सकते हैं, कॉलोनी एफुलेंट कैसे हो सकती है? और एचएम साहब ने बकायदा 2024 में क्लियर रैली में बोला कि हम 2026 तक इन सब कॉलोनियों को पास करेंगे जी। और यूडी मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी साहब सैनिक फार्म में आके ये बात बोल के गए कि हम मेक श्योर करेंगे कि ये कॉलोनियां पास होंगी। और उसके बाद आज के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल रामवीर सिंह बतूड़ी जी ने ये बात 4 बार बोल दी। उस दिन सीएम साहिबा ने ये बात बोल दी कि आपको सारी बेसिक एमिनिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरफ तो सरकार इतना पॉजिटिव स्टेप लेती है और दूसरी तरफ यही नीचे के डिपार्टमेंट में जो आते हैं और सुबह 4 बजे, मतलब आप कभी सोच सकते जी कोई चोर है, वो चक्का है जिसका घर आप रात को 4 बजे तोड़ने जा रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, और हम हर डेली बेसिस पे एफुलेंट टैग के कारण प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें ना डीडीए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता, ना एमसीडी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता, ना क्लीनिंग की हमारे पास स्वीपर्स मिलते हैं, ना हमारे पास गार्बेज फेंकने का कोई समाधान है। सड़कें हम खुद रिपेयर करते हैं, लाइटें भी खराब हो जाती हैं वो हम खुद लगाते हैं। तो हम तो डेली एक टैग जो मीडिया द्वारा और ब्यूरोक्रेसी द्वारा दिया गया उसको झेल रहे हैं रोज सुबह शाम। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको पूरा करने के लिए आप ही कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी जो हम देखते हैं कि रोड साइड में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीन एरिया है या फिर स्ट्रीट लाइट है, और क्या क्या काम आपको खुद ही करने पड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट आपकी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही, क्या वजह है? हमारी सिंपल सा गवर्नमेंट का जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो ये कहती है जी ये एफुलेंट कॉलोनी है। हम इस चीज के लिए रोज लड़ रहे हैं कि एफुलेंट नहीं है। दूसरी बात, हम हर रोज की एक लड़ाई है हमारी, यहाँ पे सड़कें नहीं है जी। सड़कें हम खुद रिपेयर करते हैं। सड़कों पे पानी ना रुके इसलिए हमने रेन हार्वेस्टिंग खुद की हुई है। पेड़ों की देख रेख हम करते हैं। पोल्यूशन पे पानी का छिड़काव हम खुद करते हैं। हमारे को यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक ढलाव है, वो भी हम, हमारे जो काउंसलर हैं जो मदद कर देते हैं, हमारी अनीता सिंगल जी, हरीश यादव जी, तो उस कारण हम वहाँ डाल पाते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास यहाँ कूड़ा ढलाव की भी जगह नहीं है जी। और सबसे दुखद बात यह है कि जो आदमी अपने घर में खुद संपूर्ण काम कर रहा है इसलिए उसको एफुलेंट कह देना बिल्कुल नाजायज है। कोविड टाइम पे यही एक कॉलोनी थी जिसने 100 बेड का हॉस्पिटल खुद चलाया, जिसमें सारे साउथ दिल्ली के गरीब परिवार आते थे
उनको हमने पूरे ट्रीटमेंट दिए। वहाँ वो 1.5 साल हमारा वो हॉस्पिटल चला, हर जगह हमने राशन बांटा, हर जगह हमने सब कुछ किया। तो अगर हम खुद अपना ध्यान रख रहे हैं तो उस पे ये क्यों कहा जाता है कि हम रेफुलेंट है? अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो आपको ये कह दिया जाए कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो खुद साफ सफाई करते हो, आपको तो हम कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल नाजायज है। सर एक बड़ी समस्या है कि इतना बड़ा इलाका है, जैसे कि जिस एसोसिएशन को आप हेड करते हैं, इसमें 2000 घर हैं, मतलब टोटल 4000 से ज्यादा घर है, एक भी सरकारी अस्पताल और स्कूल नहीं है इस इलाके में। यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड नहीं है, ना कोई कम्युनिटी पार्क है, ना हमारे पास कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल है जहाँ हम शोक सभा भी कर सके, कुछ सेलिब्रेट भी कर सकें। हम आपस में एक दूसरे की मदद लेके, एक दूसरे की जहाँ खाली जगह होती है उसमें हम सब चीजें करते हैं। हॉस्पिटल यहाँ सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है, एक सुरजीत वासु चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, जो भी वो भी एक रेजिडेंट ने खुद एज अ एनजीओ चला रहे हैं और लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो हम रोज सरकार के आगे ला रहे हैं और रख रहे हैं, और हमें इस बार थोड़ा सा विश्वास है कि पीएम साहब जो बहुत विजनरी हैं वो डेफिनेटली हमारी तरफ ध्यान देंगे और इन कॉलोनियों को भी पीएम उदय स्कीम पार्ट 2 करके क्लियर करेंगे। उसमें तो सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट चार्जेस आपने 1731 से लिए, अगर आपको लगता है हम ज्यादा समृद्ध हैं, हमसे थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, पर ये रोज रोज की तलवार तो खत्म करें, ये करप्शन तो खत्म करें। आप एक घर तोड़ते हैं, उसके बाद कोई दूसरा नया घर बनेगा, उसमें जो लोग पैसे मांगते हैं वो दोगुना हो जाते हैं। तो ये करप्शन को रोकने के लिए भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि ऑल 69 कॉलोनीज शुड बी गिवन ओनरशिप राइट एंड रेगुलराइज, इन सबको रेगुलराइज करना चाहिए। उससे रेवेन्यू को लेगा, तकरीबन हमने ये भी बना के पुरी साहब को दिया था, तकरीबन फर्स्ट स्टेज में अगर आप ये 69 कॉलोनियां क्लियर करते हैं, आपको 8 से 10 हजार करोड़ रुपए आता है, जो पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट में लग सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की सरकार, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन सरकार है सेंटर में भी, एमसीडी में भी और विधानसभा में भी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ बेटर होगा और हमारी तरफ ध्यान दिया जाएगा। सर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपके पक्ष में फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी करी, अगर एक ईंट भी आप अपने घरों में नहीं लगवा पा रहे हैं, मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी गलत बात है। और सरकार को बोला कि इतने लंबे समय से कोई कॉलोनी चल रही है तो वो अवैध कैसे हो सकती है, अगर और इसको रेगुलाइजेशन के लिए सरकारें क्यों कदम नहीं उठाते। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये कदम हो सकता है, कौन आपकी इसमें सहायता कर सकता है? हमारी सहायता से सबसे पहले तो हम अपने एमपी साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो उन्होंने सवाल 2 बार उठाया भी है पार्लियामेंट में, और हाई कोर्ट का ये भी कहना है, जस्टिस अग्रवाल साहब ने तो अपने टाइम पे ये भी बात बोली थी कि एक गरीब आदमी मर्डर करे या क्राइम करे या अमीर करे, दोनों का जब सजा एक है तो यहाँ पे सजा अलग क्यों है? यहाँ पे अमीर गरीब का क्यों वो किया जा रहा है कि ये अमीर है ये गरीब है? भाई आप सिंपल सा लॉजिक है, सरकार हाई कोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि 60 साल पुरानी कॉलोनी है, इसको आप रेगुलराइज करें। 69 कॉलोनियां जितनी भी हैं वो सारी रेगुलराइज होनी चाहिए, उससे रेवेन्यू भी मिलेगा, दिल्ली की बेटरमेंट भी होगी, एक प्रॉपर डेवलप्ड दिल्ली की तरफ हम चलेंगे। नहीं तो आज जितनी अवैध कॉलोनी आ रही है, वो कहीं भी कोई भी सड़क बना लेता है, कहीं भी कोई भी घर बना लेगा, तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी सर, जो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत भी कुछ मकान तोड़े गए हैं और तोड़े जाएंगे, वो केस भी कोर्ट में चल रहे हैं क्या? मेट्रो का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मेट्रो एमपी रोड पे आ रही है और उसमें हमारे से कोई भी पार्ट सैनिक फार्म का इफेक्टेड नहीं है, तो अभी तक तो हम बिल्कुल उससे बचे हुए हैं, कोई भी पार्ट नहीं है। हम मेट्रो से आई डोंट थिंक सो हमें कोई फर्क पड़ेगा, बट मेट्रो ऑलरेडी 2 साल 3 साल डिले चल रही है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप सैनिक फार्म की पॉपुलेशन, हम ये कहते हैं कि जी 30-40 हजार लोग रहते हैं, बट हमारे आसपास जो 15 लाख लोग रहते हैं उनका क्या? संगम विहार, तिगड़ी, राजू पार्क, दुर्गा विहार, देवली, इन सब का पर्यावरण, फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे 15 लाख लोग हैं, उनके लिए कोई सड़क ही नहीं है। वो डेली हमारी सड़कें इस्तेमाल करते हैं और हम उनको पूरी मदद करते हैं कि कहीं उनको दिक्कत हो, हम खड़े हैं उनके साथ। वो पूरे उनके पास अगर आज सैनिक फार्म की आप सड़कें बंद कर दीजिए तो आपको साउथ दिल्ली में तकरीबन 6-6 घंटे का जाम मिलेगा। बिल्कुल सर।
सैनिक फार्म से बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो संगम विहार जाती है, इग्नू कॉम्प्लेक्स जाती है और अलग-अलग जगहों पर जाती है। और ये जो भी सड़कें बनाई है, यहाँ के लोगों ने ही बनाई है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन सड़कों पे बहुत बार कभी ट्रैफिक बहुत देखने को मिलता है, बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। जो हमारी सड़कें हम लोगों ने खुद अपने पैसों से जमा करके तकरीबन 160 रेन हार्वेस्टिंग पिट की हैं, वो खाली हमने पानी से बचाव के लिए नहीं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सोच के भी किया कि पानी का लेवल ऊपर रहे। नहीं तो यहाँ पानी का लेवल 350-400 चला गया था, कई जगहों पे तो 450-500 भी था, बट आज वो पानी का लेवल 200 से लेके 270 पे है। हम रेन हार्वेस्टिंग पिट खुद करते हैं, हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप सोलर लगाइए। ये सब चीजें हम सरकार की मदद करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सड़कों का जो मसला है वो है जो छोटे कॉलोनियां हैं, आपकी तिगड़ी, देवली, संगम विहार, राजू पार्क, दुर्गा विहार, इन सब में सड़कें हैं ही नहीं और वहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सरकार को 2 सड़कों की जो बात हो रही है, सैनिक फार्म की गेट नंबर 1 से लेके बांद रोड और बांद रोड से लेके इग्नू तक, ये दोनों सड़कें बननी जरूरी हैं। और पहली सड़क के लिए तो सीएम साहिबा ने भी एग्री कर लिया कि जो बांद से इग्नू जाएगी। जी सर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही होगा आगे चल के। सर, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो, काफी सारे मुद्दे आप लोगों ने सुलझाए, लेकिन एक बड़ा जो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आप सही जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे AQI थोड़ा सा कम है। फिर मिसकंसेप्शन, AQI पूरी दिल्ली का क्या सैनिक फार्म में अलग कैसे हो सकता है? मेरे को आप बात बताइए। सैनिक फार्म अगर 1000 एकड़ में बना या 600 में या 1500 एकड़ में, ग्रीनरी ज्यादा, मतलब ग्रीनरी इसलिए ज्यादा है कि लोगों ने, अगर 300 गज का भी मकान है, उसने अपना छोटा सा गार्डन रखा हुआ है। अब वो गार्डन है, सड़कों के चारों तरफ हमने पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ों को हम पानी देते हैं और पीछे तिलपत वैली लगती है जो सबसे बड़ा बायोवर्सिटी पार्क है। तो उसके कारण AQI डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। आप अभी बाहर जाइए, आप शूट करेंगे, आपको पूरा स्मोक दिखेगा। जी। तो सर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे मुद्दे रख दिए, अब आपकी अगली लड़ाई क्या होने वाली है? आपका एसोसिएशन जो आपकी कॉलोनी है, इसको नियमित करवाने के लिए, रेगुलराइजेशन करवाने के लिए कहाँ जाने वाला है? और सरकार तो हमेशा कह ही रही है कि सारी कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन करा जाए और जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं लोग, उनको भी सरकार नए मकान बना के दे रही है। मैं भी यही, हमारी लड़ाई यही है कि सरकार नए मकान तो बना के दे रही है, पर जो पुराने बने उनको क्यों तोड़ रही है? जी। हम ये कह रहे हैं, इट इज द टोटल नेशनल वेस्ट। अगर कल आपके वहां पे 8 JCB लगा के घर तोड़ा तो पोल्यूशन तो पूरा आपने, सरकार ने किया, हमने तो नहीं किया। जी, बिल्कुल। आप सब मीडिया वाले वहां थे, आपके सामने था कि कितनी धूल उड़ रही है। और हमारी सबसे पहली लड़ाई तो ये है, अब हम अपने MP साहब को पुश करेंगे कि हमारा सवाल दोबारा लोकसभा में उठाया जाए। हम हर MP को, जितने हमारे MP है राज्यसभा, लोकसभा, हम उनको सबको चिट्ठी लिखेंगे बताते हुए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम PM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वी विल टाइम मांगेंगे अपना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर खट्टर साहब से, कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी प्रॉब्लम तो कोई सुने। हमारे को आश्वासन हर बारी मिल रहा है और इस सरकार के आने के बाद तो कई बार मिल चुका है। HM से मिल लिया, हरदीप पुरी साहब से मिला, जो पुराने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। MP साहब तो बहुत ही बार बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में भी सवाल उठा चुके हैं, CM साहिबा बोल चुके हैं। अब हम यही कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे ग्रुप लेके इन सबसे मिले, इन सबको रिक्वेस्ट करें कि ये हर टाइम एक डर का जो माहौल या तलवार हमारे सर पे टंगी रहती है, उसको खत्म करें। अगर जो डेवलपमेंट चार्जेस हमसे लेने हैं वो लीजिए और इसको एक तरफा करिए। हम परेशान हो चुके हैं, रोज लोग, करप्शन इतना ज्यादा है कि आपको घर में, आपके सामने ये दीवार पूरी खराब पड़ी हुई है, आप इसको सफेद ही नहीं कर सकते, आप बाहर से रिपेयर नहीं कर सकते, वाटर प्रूफिंग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो हम सरकार को बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ पे 70% पॉपुलेशन जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है जी। तो 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो 70-65 से लेके 80-85 साल की रेंज में आती है जी। और यहाँ ट्रैफिक इतना जाम होता है कि एक एम्बुलेंस को बाहर निकालने के लिए हमें पूरी जद्दोजहद लड़नी पड़ती है, हमें खुद खड़ा होना पड़ता है। तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि MP साहब को पुश करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो UD मिनिस्टर से हमारा को टाइम लेके दें, हम उनको अपनी बात रखें, LG साहब के साथ अपनी बात रखें। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि मीडिया भी पॉजिटिव वे से सैनिक फार्म को देखे। यहाँ पे समृद्ध पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
बिजनेसमैन रहते हैं, कोई शक नहीं। बट ये नहीं है कि ये लुटियन जोन जहाँ पे 700 करोड़ 600 करोड़ 100 करोड़ का मकान है उसके बराबर हमारा यहाँ पे कोई रेट है। यहाँ 15,000 से 35,000 रुपए का रेट है, आप जब मर्जी ले लीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये बंद होगा, सर्कल रेट बनेगा तो सरकार को पैसे आएंगे। कैश का जो इन्फ्लक्स है जो इन अवैध कॉलोनियों में होता है वो बंद होगा। तो सरकार को हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट है इसको रेगुलराइज करने में, कहीं भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। सर आप लोगों ने जिस तरीके से रेगुलाइजेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर काम करा, मतलब कि जो आपकी प्रक्रिया रही बहुत वैसे रही कि आपने सब जगह कागजी कार्रवाई करी, लेकिन आपने एग्रेसिव मोड पे नहीं आए। यहाँ के लोग कभी जैसे प्रोटेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट बिल्कुल आपकी बात जायज है कि प्रोटेस्ट नहीं करा, पर प्रोटेस्ट तो हम तब करें कि अगर हमारा एमपी हमारी बात ना सुन रहा हो। एमपी साहब बात कर रहे हैं, एमपी साहब हमारी बात को आगे ले जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की जब नौबत आएगी तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पीछे बैठ जाएंगे। कल भी वहां पे सैनिक फार्म के रेजिडेंट्स थे वहां पे। अब प्रोटेस्ट के लिए मतलब ये नहीं है कि हम अग्रेसिव हो जाएं, लाठी उठा ले, लड़ना शुरू करें। हमें अपनी बात रखनी है। अग्रेसिव वे यही है कि आप मीडिया, कल वहां पे सारा नेशनल मीडिया सबने कवर किया, तो जब सारा मीडिया कवर कर रहा है तो ये एक अग्रेसिव अप्रोच ही है। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये हर आदमी देखेगा, सरकार देखेगी, ये अग्रेसिव अप्रोच है। अगर वो नौबत आएगी जहां हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, हम आएंगे। उसमें कोई वो नहीं है कि हम सोचेंगे कि क्या करना है। अपने घर बचाने के लिए हर जानवर तक लड़ता तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। बट आज की डेट में हमें उम्मीद है विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड यूडी मिनिस्टर की हमारी बात को सुना जाएगा। और जो आश्वासन होम मिनिस्टर साहब ने दिया है 69 कॉलोनीज को 2024 में, वो पूरा करेंगे 2026 में। हम अपनी तरफ से पूरी तरफ से हर कोने पे हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल, सैनिक फार्म में जैसे आपने बताया 4,000 लोग रहते हैं, 4,000 घर हैं यहाँ पर। 4,000 घरों में जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने रोजगार भी दिया है। लगभग कितने लाख लोगों को सैनिक फार्म के माध्यम से रोजगार मिलता है और इसमें कैसे बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, मैं वही एक पॉजिटिव वे से आपको बोलूंगा। पहले तो एक क्लियर करना चाहता हूँ सबको कि सैनिक फार्म एक नाम पड़ा क्योंकि यहाँ सबसे पहले फौजियों ने अपने घर बनाने शुरू किए। बट यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट का रिकॉर्ड लेंगे तो इसमें 5 गांव आते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 एसोसिएशन है। वारवा सबसे बड़ी है, बिल्कुल उसको हम मानते हैं। बट उसके बाद हमारी 6 एसोसिएशन है और 6 एसोसिएशन को शीला दीक्षित सरकार द्वारा प्रोविजनल जो ऑथराइजेशन के नंबर दिए गए थे वो 6 एसोसिएशन को अलग अलग दिए गए हैं। तो ये पहला मिसकंसेप्शन कीजिए, पूरा सैनिक फार्म है, नहीं, ये 5 गांव हैं। उसके बाद इन 5 गांवों के अंदर 5-6 RWA अलग अलग हैं जो अपना काम करती हैं। तो ये हर RWA का अलग एक पहलू है, हर एक के पास अलग एरिया है जी। तो दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल था कि हम जॉब एम्प्लॉयमेंट पे क्या कर रहे हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि कोविड के बाद जो औरतों के हस्बैंड्स की डेथ हुई या वही खुद अर्न करती थी, तो उन सबको हमने जॉब्स दी हैं। हमने उनको गार्ड्स की भी जॉब्स दी हैं, सिक्योरिटी की भी जॉब दी हैं, घरों में भी जॉब्स दी हैं। हमारे यहाँ पे 5 NGOs अलग चलती हैं जो सिलाई का काम सिखाती हैं, कंप्यूटर कोर्सेज सिखाती हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फायदे के वो करती हैं। तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पे सरकार का प्रेशर है कुछ करने को। ये इसलिए करते हैं कि ये आगे चल के फ्यूचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी बेहतर एनवायरनमेंट बनेगा। जो बच्चा आज झुग्गी में है वो पढ़ लिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्राइम से दूर रहेगा। हम एक तरह से इनडायरेक्ट वे से सरकार की हर तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल लगा के कर रहे हैं, रेन हार्वेस्टिंग पिट्स करके कर रहे हैं, हर तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इस बार जरूर हमारे को पॉजिटिव वे में देखेगी। सर आपने तमाम मुद्दों पर हमने आपसे बात करी, आपने बेबाकी से तमाम बातों को गहराई से आपने बताया। और जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस तरीके से सरकार और कोर्ट आपके फेवर में बातें कह रही हैं, वहीं DDA और दूसरी नोडल एजेंसियां वो कोर्ट के विरुद्ध काम कर रही है, तो इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए और
सरकार को जो सैनिक फार्म है उसके रेगुलाइजेशन के लिए जरूर कदम उठाने चाहिए, और जो अवैध रूप से बने हुए हैं, एक वर्ड में बता दी, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मन होनी चाहिए। अगर कोई सरकार कोर्ट ये मानती है कि ये घर अवैध है तो उसको उस पर कोई कार्रवाई होगी, हम नहीं रोक रहे। हमने कल भी यही कहा था कि भाई आप इस 18 तारीख की डेट है, आप आज का जी। कुछ घंटे दे दें। अगर कोर्ट ये कहेगी कि भाई अवैध है आप तोड़ दीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको रोकेंगे भी नहीं। बट आप बात को समझिए, हम कोई अवैध या नहीं है वो डीडीए कैसे डिसाइड कर सकती है? वो डिसीजन हैज गॉन टू द कोर्ट्स। जब कोर्ट में ये केस चला गया, जज सुन रहे हैं, तो जज जवाब देगा ना कि अब तो ये हो गया कि एक पुलिस वाले ने किसी को पकड़ा, वही कह देगा यही क्रिमिनल है, मैं तो उसको मारूंगा, इनकाउंटर करूंगा, बात खत्म। हम और जजेस कोर्ट्स इसीलिए बनाई गई है कि उस चीज को हर पहलू देखा जाए कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। तो मेरा उम्मीद यही कर रहा हूं कि कोर्ट विल बी मोर एक्टिव, सो मोटो लेंगी इन चीजों का। जी। और सैनिक फॉर्म को, जिसको अगेन हम सैनिक फॉर्म बोलते हैं, जो 6 एसोसिएशन है, उस तरफ ध्यान दिया जाएगा और हमें भी एक नजरिया, जो पॉजिटिव नजरिया, उससे देखा जाए। हाँ, तो बिल्कुल सर ने बहुत सारी बातों पर अपने विचार रखे हैं, और ये जो सैनिक फार्म को लेकर कहा जाता है कि पूरा सैनिक फार्म अवैध है, यहाँ जबरदस्ती लोग रहने लग गए, ये सारी बातें गलत है। कुछ लोगों ने ज़रूर इलीगली चीज़ों को कर रखा है, तो उस पे सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन एक, हम कह सकते हैं एक आइडियल सोसाइटी है, वो सैनिक फार्म में दिखती है कि यहाँ के लोगों ने खुद अपने कॉर्पोरेटिव वे में आगे बढ़कर यहाँ की सड़कें बनाई हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के लोग खुद मेंटेन करते हैं, जो भी ट्रैफिक का इशू है यहाँ के लोग खुद मेंटेन करते हैं। जितनी स्ट्रीट लाइटें और आप सड़कों के बाहर जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे खुद कोशिश करते हैं। और एक और बड़ा, जो यहाँ पे बिल्डर्स का मकान बनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तमाम एसोसिएशन के लोग खड़े रहते हैं कि कोई भी बिल्डर गलत तरीके से मकान ना बनवा ले। और आप पूरी कॉलोनी में देखेंगे 2 मंजिल से ज़्यादा बड़ा कोई मकान नहीं है। तो ये दिखाता है कि सैनिक फार्म के लोग भले ही लंबे समय से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की, हम कह सकते हैं कि जो रूल एंड रेगुलेशन, उसको तो ज़रूर फॉलो करा जा रहा है। और सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, निर्णय लेने की ज़रूरत है। और इस कॉलोनी को रेगुलाइजेशन करा जाए, ताकि जो भी यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ है उसे पूरा किया जाए। लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, भले ही पढ़े लिखे लोग, समृद्ध लोग हैं, लेकिन समृद्ध लोगों को भी छोटी-छोटी बातों के लिए, ट्रैफिक जाम सबके लिए एक ही बात है, उसके लिए समृद्ध और असमृद्ध कुछ नहीं होता। तो इन तमाम मुद्दों पर ये लोग यहाँ के जूझ रहे हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सर, आपने बात करी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। थैंक यू।